मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास JJIC में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संघट्ट क्या होता है, कोल्यूजन। आज का हमारा टॉपिक है संघट्ट। संघट्ट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा की बात करेंगे कि संघट्ट वास्तव में है क्या, संघट्ट किसे कहते हैं, संघट्ट क्या होता है। तो देखिए, जब इसकी डिफिनीशन, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के अंतःक्रिया की वह घटना जिसमें घटना के बाद वस्तुओं के सापेक्ष वेग या पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए, संघट्ट कहलाता है। संघट्ट क्या है? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के अंतः क्रिया की ऐसी घटना जिसके बाद उनके वेग यानी उनके वस्तुओं के सापेक्ष वेग और पथ में मात्रात्मक परिवर्तन हो जाए, इस घटना को हम संघट्ट कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? संघट्ट कहेंगे। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, दोनों एक सीधी रेखा में जा रही हैं। अब पीछे वाली वस्तु आगे वाली वस्तु से टकरा गई, तो टकराने के बाद में क्या होगा? दोनों वस्तुओं के पथ और वेग में परिवर्तन हो जाएगा। यही घटना क्या होती है? संघट्ट होती है। देखिए, यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि संघट्ट के प्रश्नों में, जब संघट्ट का कोई प्रश्न होता है तो संघट्ट के प्रश्नों में साधारणतया या आप साधारण रूप से समझ सकते हैं कि दो वस्तुएं ही भाग लेती हैं। संघट्ट की अगर घटना हो रही है तो उसमें केवल दो वस्तुएं ही भाग लेंगी। इस प्रकार वही दो वस्तुएं, जो दो वस्तुएं भाग लेती हैं, वो दो वस्तुएं मिलकर के एक निकाय की रचना करती हैं, एक सिस्टम की रचना करती हैं। अतः उनके द्वारा एक दूसरे पे आरोपित बल आंतरिक बल होंगे, यानी उनके दो वस्तुएं जब एक दूसरे के ऊपर जो बल आरोपित करेंगे वो आंतरिक बल होगा। अब चूंकि आंतरिक बल किसी भी निकाय की गतिक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अतः सभी प्रकार के संघट्ट में निकाय का जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। संवेग का मतलब द्रव्यमान तथा वेग। अच्छा, आप देखिए, जब मतलब गति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आंतरिक बल, तो जब संवेग संरक्षित हो सकता है तो गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। अब यहाँ पे देखिए संघट्ट के प्रकार। तो संघट्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के संघट्ट होते हैं, प्रत्यास्थी संघट्ट तथा अप्रत्यास्थी संघट्ट। तो आज का जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रत्यास्थी संघट्ट। देखिए, थोड़ी सी बात और हम कर लेते हैं कि संघट्ट की घटना में दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुएं भाग लेती हैं, लेकिन साधारणतया ज़्यादातर स्थिति में क्या होता है? दो ही वस्तुएं होती हैं। अब उन दोनों वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया होगी और अंतःक्रिया की ऐसी घटना जिसके बाद वस्तुओं के वेग व पथ में मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब बहुत हल्का फुल्का होता है, परिवर्तन होता है। यही आपका जो है घटना संघट्ट कहलाती है। अब ये देखिए, संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया कि संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, यदि संघट्ट में सम्मिलित वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला बल संरक्षी हो, यानी दो वस्तुएं जो संघट्ट की घटना में भाग ले रही हैं, उनके बीच कार्य करने वाला जो फोर्स है वो अगर संरक्षी है तो वस्तुओं का संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहने का मतलब नियत रहते हैं, ठीक है ना? कि टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा। अब देखिए, इस प्रकार के संघट्ट को पूर्ण प्रत्यास्थी संघट्ट कहते हैं। मतलब पूर्ण प्रत्यास्थी संघट्ट का मतलब ऐसा संघट्ट जिसमें, ठीक है, दोनों वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला फोर्स संरक्षी हो, ठीक है, और जब फोर्स संरक्षी होगा तो उनकी संवेग और गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण प्रत्यास्थी संघट्ट कहेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, यदि किसी संघट्ट की घटना में
वस्तुओं का संवेग तो संरक्षित रहे पर संघट्ट के बाद उनकी गतिज ऊर्जा संरक्षित ना रह करके बदल जाए, तो ऐसे संघट्ट को हम अप्रत्यास्थी संघट्ट कहते हैं। अप्रत्यास्थी संघट्ट का मतलब यह है कि दो वस्तुओं के बीच संवेग संरक्षित रहे, संघट्ट के पहले और बाद भी संवेग क्या रहे, नियत रहे, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा नियत ना रह करके बदल जाए, यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा अलग अलग हो जाए, तो ऐसे संघट्ट को हम अप्रत्यास्थी संघट्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो संघट्ट की बात है। अब हम लोग बात करेंगे एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। ठीक है ना। तो हेडिंग आप डाल देंगे। तो अब हम क्या बात करेंगे, एक विमीय तल में प्रत्यास्थी संघट्ट। ठीक है ना। तो माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो प्रत्यास्थ पिंड A व B एक सरल रेखा में क्रमशः एक ही दिशा में U1 व U2 वेग से गतिमान, U1 व U2 वेग से क्या है, गतिमान है। हमने क्या मान लिया कि माना M1 व M2 द्रव्यमान के दो, ठीक है, प्रत्यास्थ पिंड A और B क्रमशः U1 व U2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है। अब थोड़ी सी बात आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक शर्त रख दिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मेरी शर्त क्या है कि U1 इज ग्रेटर देन U2, इट मीन्स A का वेग B के वेग से ज्यादा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आप साइकिल चला रहे हैं, आपके आगे कोई और साइकिल चलाते हुए जा रहा है, उसके ठीक पीछे उसी सीधी रेखा में आप साइकिल चला रहे हैं। वो जो आगे वाला बंदा है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड लिए है, आप उसके जस्ट पीछे है, थोड़ा पीछे है, मान लीजिए 20 मीटर के पीछे है, और आपकी जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। तो कुछ देर के बाद में क्या होगा कि आगे वाले बंदे के साइकिल में आप पीछे से साइकिल की क्या कर देंगे, टक्कर कर देंगे, लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जिस रेखा पे चल रहा है उसी पे आप भी चल रहे हैं, दोनों लोग एक सीधी रेखा में चल रहे हैं और पीछे वाले की ब्लास्ट स्पीड जो है, चाल जो है वो क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि टक्कर हो जाएगी। अच्छा यहाँ दिशा सेम है तो इसको हम चाल ना कह करके क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता है। ठीक है। तो अब ये क्या है, U1 इज ग्रेटर देन U2, यानी दूसरे का वेग कम है और पहले वाले का ज्यादा है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि कुछ समय बीतता है और A जाकर के B से टकरा जाता है, दोनों में क्या हो जाता है, टक्कर हो जाता है, संघट्ट की घटना हो जाती है। देखिए ये संघट्ट के समय की स्थिति है, ये संघट्ट के पूर्व की स्थिति है, और जब संघट्ट हो जाता है, टक्कर हो जाती है, उसके बाद ये जो A था आपका, उसका वेग V1 हो जाता है, और जो आपका B था उसका वेग क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। अब ये संघट्ट टक्कर के बाद में पुनः टक्कर के बाद पिंड A का वेग V1 और पिंड B का वेग V2 हो जाता है। अब देखिएगा, चूंकि ये टक्कर कैसी है, सीधी रेखा में है, अतः सभी वेग क्या होंगे, एक ही सरल रेखा के अनुदिश होंगे। अब देखिए ये कैसा संघट्ट है, अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्यास्थी और अप्रत्यास्थी संघट्ट दो प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यास्थी संघट्ट में क्या होता है, संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चित्र तो हमारा बना ही रहेगा, ऊपर का हेडिंग हम डालते हैं। अब देखिए ये संघट्ट कैसा है, ये प्रत्यास्थी संघट्ट है। क्या है, प्रत्यास्थी संघट्ट है। तो प्रत्यास्थी संघट्ट है तो इसमें संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहता है। तो देखिए ना यहाँ पे आप ध्यान देंगे, चूंकि संघट्ट प्रत्यास्थी है, इसलिए संवेग संरक्षित
क्या हुआ बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, संवेग संरक्षित रहता है, इसका मतलब टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के कुल संवेग के। तो देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से संवेग संरक्षित है, तो टक्कर के पहले संवेग, तो इसका देखिए संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, तो टक्कर के पहले इसका द्रव्यमान m1 वेग u1 धन इसका m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए टक्कर के बाद द्रव्यमान वही रहता है, तो m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, चूंकि सभी वेग एक ही सरल रेखा के अनुदिश है, ठीक है ना, अतः उपरोक्त समीकरण में ये जो आपका वेग है u1 u2 v1 v2, इनके केवल परिमाण पर हम विचार करेंगे, केवल हम क्या करेंगे? परिमाण पर विचार करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए आगे इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो यमोन वाला पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है ना। अब देखिए इसको और इसको आप देखेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 कॉमन ले लिए, तो m1 जब कॉमन ले लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बचा बच्चा? क्या बचा? बचा आपका u1 माइनस v1। इधर बच्चा हमने क्या किया? m2 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा? इधर हमारा बच जाएगा v2 माइनस u2। अब इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम बच्चों इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप ध्यान देंगे, अब यह संघट्ट कैसा है? यह संघट्ट मैंने पहले ही बता दिया कि एक विमीय और क्या है? कोण प्रत्यास्थी संघट्ट है। तो हमने आपको बताया था कि अगर संघट्ट प्रत्यास्थी है तो उसमें संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। तो संवेग को मैंने निकाल लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या लिखेंगे आगे कि देखिए संघट्ट कोण प्रत्यास्थी है, अतः निकाय की गतिज ऊर्जा भी क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो फिर एक बात लिखेंगे, चूंकि संघट्ट कोण प्रत्यास्थी है, अतः निकाय की गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो जब गतिज ऊर्जा संरक्षित है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? गतिज ऊर्जा संरक्षित है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी गतिज ऊर्जा संरक्षित है, इसका मतलब टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? देखिए टक्कर के पहले ए की गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, सॉरी u1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की हाफ, ये अमोन होगा ना, हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर टक्कर के बाद पहले की ए की हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर 1/2 दोनों पक्षों में कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो m1 v1 स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इधर क्या हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सीधा
फिर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, m1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर यहाँ पे m2 कॉमन होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, m2 जब कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, तो इसको मान लेंगे बच्चा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना बच्चों, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब आइए आगे क्या करते हैं, तो आगे इसको मिटा देंगे। ठीक है ना, फिर देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 भागे 1 से, तो समीकरण 2 को क्या करेंगे बच्चा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देंगे। तो भाग देखिए, आइए करते हैं। m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, तो बटे m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा v2 माइनस u2 हो जाएगा। देखिए बच्चा, m2 से m2 कट गया, u1 से m1 कट गया, m2 देखिए ये लिखा है बच्चा आपका, ऊपर लिखा हुआ है ऐसे होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा u1 माइनस b1 इंटू u1 प्लस b1। ठीक है, नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा u1 माइनस b1 बराबर इधर क्या हो जाएगा v2 माइनस u2, और इंटू क्या हो जाएगा v2 प्लस u2। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा v2 माइनस u2। देखिए v2 माइनस u2 ये कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, अब बचेगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच रहा है जो, उसको आप ध्यान से देखेंगे क्या बचेगा, तो बचेगा आपका u1 प्लस b1 बराबर बचेगा v2 प्लस u2, ये आपका बचेगा। अब ये जब बच रहा है तो अब u1 और b1 को एक तरफ करके और हम लिखते हैं, तो u1 b1 को जब एक तरफ करके हम लिखेंगे तो ये आपका इधर वाला नोट कर लिए ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब हम रफ कर रहे हैं इसको। तो देखिए हमको क्या मिल गया, आप देखिए इस इक्वेशन को आगे देखिए। ठीक है, यहीं पे हम लिख रहे हैं, ये आपका क्या बचेगा u1 प्लस b1 बराबर क्या बचेगा b2 प्लस u2। देखिए u2 को इधर जाएंगे तो u1 प्लस u1 माइनस u2 बराबर क्या हो जाएगा आपका b2 माइनस b1 हो जाएगा, b2 माइनस क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा। या इसको अगर हम चाहें तो बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं माइनस b1, ठीक है, माइनस b2, माइनस b1 माइनस b2। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 3 में क्या है, u1 माइनस u2। ठीक है, टक्कर से पहले आपेक्षिक वेग, इसको क्या कहेंगे, टक्कर के पहले का आपेक्षिक वेग, तथा v2 माइनस v1 टक्कर के बाद आपेक्षिक वेग है। अतः पूर्णतः संघट्ट मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थी संघट्ट में आपेक्षिक वेग परिमाण में अपरिवर्तित रहते हैं, परंतु दिशा में उत्क्रमित हो जाते हैं। यानी दिशा उनकी क्या हो जाती है, उत्क्रमित का मतलब रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है। तो देखिए इधर दिशा बदली हुई है, इधर देखिए u1 पॉजिटिव था और u2 क्या था, दूसरा वाला निगेटिव है, इधर क्या है, दूसरा पॉजिटिव है, पहला निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए अतः समीकरण 3 से स्पष्ट है, ये समीकरण 3 है, इससे स्पष्ट है कि प्रत्यास्थी संघट्ट में वस्तुओं के जो वेग होते हैं, अपेक्षिक वेग, वह
ठीक है, अलग अलग जो है बराबर होते हैं, परंतु उनकी दिशाएं क्या रहती हैं, विपरीत रहती हैं। अब समीकरण 3 से यहाँ हम क्या करेंगे कि V2 का मान निकाल लेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण, अब इसको चित्र को हम निकाल देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 आप देख रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो समीकरण 3 से हम क्या कर लिख सकते हैं, देखिए V2 बराबर आपका हो जाएगा U1 माइनस U2 और प्लस क्या हो जाएगा V1। V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं वहां क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 है M1 U1 माइनस V1 बराबर क्या है M2। अब देखिए यहाँ V2 जहाँ है, V2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो V2 के स्थान पे हम लिखेंगे बच्चों U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हल करके और V1 का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें से V2 खत्म हो गया है। तो इसको हम हल करेंगे, तो हल कर दिया जाए इसको। देखिए M1 U1 माइनस M1 V1 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये U2 और U2 क्या हो जाएगा 2U2, तो M2 U1 माइनस 2, देखिए U2 हो जाएगा ना, तो माइनस 2U2 M2 और क्या हो जाएगा प्लस M2 V1। तो M2 V1 को इधर ले आएंगे, यानी ये जो V1 वाला जितना भी पद है उसको हम क्या कर लेंगे, एक तरफ कर लेंगे। तो आप देखिए जब V1 वाला पद हम एक तरफ कर लेंगे तो U1 वाला भी उधर लेके जाएंगे, तो माइनस M1 V1 माइनस M2 V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए M2 U1 माइनस M1 U1, ये वाला पद उधर लेके गए, M1 U1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 M1 सॉरी M2 U2 हो जाएगा। अब देखिए इधर यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन है V1, तो माइनस V1 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, तो इसमें देखिए सब में इन दोनों में क्या कॉमन है, U1 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, U1 कॉमन है, तो U1 यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अच्छा अब यहाँ पे जब U1 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या बचेगा, बराबर U1 कॉमन लेंगे तो यह बचा M2 माइनस M1 और ये बराबर क्या हो गया, माइनस 2 M2 U2। अब आप आगे आप देखेंगे किसमें हम आगे क्या करेंगे, तो आगे हम ये करेंगे कि माइनस चिन्ह जो आपका था, माइनस से उधर हम गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो माइनस से गुणा करा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इधर भेज देंगे, ये माइनस चिन्ह ये यहाँ भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा V1, ठीक है, बराबर देखिए M1, ये आपका जब माइनस से गुणा कराएंगे, ध्यान दीजिए हमें, तो V1 M1 प्लस M2 और ये आपका जो लिखा है बराबर U1। अब यहाँ देखिए ये लिखा है M2 माइनस M1, तो ये क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 और ये जो माइनस आपका लिखा है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और माइनस जब आपका प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 U2। अब देखिए ये V1 बराबर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो V1 बराबर मिल जाएगा M1 माइनस M2 बटे क्या मिल जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है ना, इंटू इधर क्या रहेगा U1 और ये आपका क्या मिल जाएगा, प्लस 2 M2 बटे M1 प्लस M2 और ये आपका इधर क्या मिल जाएगा M2 और इधर क्या रहेगा
U2, ये क्या रहेगा आपका U2 मिल जाएगा। ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिल गया समीकरण नंबर 4। और किसका मान मिल गया, ये B1 का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, B1 का मान मिल गया। तो इसको आप लोग नोट कर देंगे। हाँ, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे B1 का मान निकाले हैं, ऐसे आप दूसरी बार क्या करेंगे, हम B2 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, B2 का। तो इसी प्रकार समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो यही तो समीकरण 3 आपका था। तो देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार समीकरण 3 से हम इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए ये समीकरण 3 आपका ये था U1 माइनस U2 बराबर था आपका B2 माइनस B1। तो अब B1 को क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि अब की बार हम किसका मान निकालेंगे, B1 का मान निकालेंगे। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 को इधर ले आए, B1 बराबर आपका हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा B2 माइनस, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा U1 और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस U2 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये अपनी मान समीकरण क्या करेंगे, एक में रखेंगे। तो देखिए B1 का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं क्या है, M1, देखिए U1 माइनस B1, तो U1 माइनस B1, तो B1 की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस B2 प्लस क्या हो जाएगा, U1 माइनस क्या हो जाएगा, U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 B2 माइनस U2। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका U2, देखिए यहाँ U1 और U1, देखिए U1 क्या हो जाएगा, 2U1, U1 क्या हो जाएगा, 2U1 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख देंगे, M1 2U1 माइनस B2 माइनस U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 B2 माइनस U2। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो M1 2M1 U1 माइनस 2M1 B2 माइनस 2M1, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, 2 नहीं रहेगा। देखिए 2M1 U1, फिर क्या हो जाएगा, M1 B2 माइनस M1 U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 B2 M2 U2। अब देखिए यहाँ पे मान किसका निकालना है, B2 का। तो B2 और जो लोग B2 वाले पद हैं उनको एक तरफ कर दिया जाए, बाकी को एक तरफ कर दिया जाए। तो देखिए इसको उसी तरफ भेज देंगे और M2 इस वाले पद को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए 2M1 U1 माइनस M1 U2 प्लस क्या हो जाएगा, M2 U2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 B2 और प्लस क्या हो जाएगा, M1 B2, M1 क्या हो जाएगा, B2। अब देखिए ऊपर वाले विटार के इसको लिखते हैं, तो ऊपर वाला आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका ये अब ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या काम है, तो इस वाले पद को पहले लिख दीजिए। तो देखिए M, इसमें क्या काम है, B2 काम है यहाँ पे। देखिए B2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, 2M1 U1। यहाँ पे देखिए क्या काम है, यहाँ पे U2 काम है। U2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, U2। अब देखिए ये आपका क्या मिल जाएगा, B2 बराबर आपको मिल जाएगा 2M1 बटे M1 प्लस M2, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा U1, और ये आपका फिर मिल जाएगा M2 बटे माइनस M1 बटे क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे हम,
B2 का मान मिल गया। और आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ये किसका मान मिल गया, तो ये मान हमको मिल गया B2 का। किसका मान मिल गया, B2 का मान मिल गया। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए थोड़ा सा चर्चा इसके ऊपर हम कर लेंगे। थोड़ी सी बात ये कर लेंगे कि देखिए विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियों में क्या है कि विशेष स्थिति में पहला कंडीशन यह है कि यदि ए व बी दोनों जो वस्तुएं थी, दोनों पिंड थे जिन्होंने टक्कर किया था, संकट की घटना को अंजाम दिया था, यदि उनके द्रव्यमान बराबर हो, यानी पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि m1 बराबर m2 बराबर क्या हो, यम हो, m1 बराबर m2 बराबर क्या हो, यम हो, तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 4 व 5 से अगर कोई सवाल ऐसी स्थिति का आता है तो क्या हो जाएगा 4 व 5 से। तो देखिए 4 से क्या हो जाएगा B1, 4 से क्या हो जाएगा B1, यहाँ पर आप देखेंगे बराबर क्या हो जाएगा यम माइनस यम बटे यम प्लस यम इंटू U1 प्लस देखिए क्या हो जाएगा 2m बटे यम प्लस यम और इंटू क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो B1 बराबर यहाँ पे देखिए 2m यम 2m यानी क्या हो जाएगा B1 बराबर U1 हो जाएगा। B1 बराबर क्या हो जाएगा U1। और फिर देखिए समीकरण 5 में भी देख लीजिए B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर देखिए ये वाला क्या हो जाएगा यम माइनस यम प्लस ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा 2m बटे यम प्लस यम 2m यानी B2 बराबर किसके हो जाएगा, B2 बराबर U1 B2 बराबर किसके हो जाएगा U1 के। ये किससे समीकरण 5 से मिला और ये किससे मिला है, समीकरण 4 से मिला है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों बातों को देख करके यदि देखिए यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान क्या है बराबर हो, तो देखिए टक्कर के बाद उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। यानी देखिए टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के पहले जो पहले वस्तु का वेग था, टक्कर के पहले जो पहले वस्तु का वेग था वो टक्कर के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए U2 होना चाहिए। वो टक्कर के बाद देखिए टक्कर के पहले जो दूसरी वस्तु का वेग था वो टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग हो जाएगा। और टक्कर के पहले जो पहले वस्तु का वेग था वो टक्कर के बाद दूसरे वस्तु का वेग हो जाएगा। टक्कर के पहले U1 था और टक्कर के बाद क्या होगा B2 बराबर U1 के, यानी दूसरी वस्तु का वेग बराबर हो गया पहली वस्तु के वेग के। ठीक है ना। अब देखिए यदि मान लीजिए और कंडीशन ये है कि मान लीजिए, धन्यवाद। तो अब हम दूसरी विशेष स्थिति की बात करेंगे। तो दूसरी विशेष स्थिति हमारी क्या रहेगी, दूसरी विशेष स्थिति हमारी ये है कि यदि B स्थिर हो, B क्या हो स्थिर हो, यदि B स्थिर हो, तो अगर आपका B स्थिर है तो इसका मतलब U2 बराबर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो जब U2 0 मिल जाएगा तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से देखिए यदि B स्थिर हो व यम1 बराबर यम2 बराबर किसके हो यम के, यम1 बराबर यम2 बराबर किसके हो यम के, तो ये पद तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये भी पद क्या हो जाएगा U2, जब दूसरा पिंड स्थिर है तो U2 क्या हो जाएगा 0। तो समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा B1 बराबर मिल जाएगा 0। फिर देखिए समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए समीकरण 5 से हमको मिल जाएगा B2 बराबर ये पद तो 0 आपका हो जाएगा। और इसमें देखिए 2m बटे m प्लस m 2m, तो ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा B2 बराबर U1 के मिल जाएगा। ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति क्या है कि यदि स्थिर पिंड B जो है द्रव्यमान पिंड A की अपेक्षा भारी हो। तो देखिए तीसरा स्थिति देख लेते हैं।
तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति हमारी ये है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, यानी जो आपका पिंड B है वो बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। और देखिए वह साथ ही साथ क्या है कि u2 बराबर क्या है? 0 है। u2 बराबर क्या है? 0 है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब m2 बहुत भारी है तो समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 आप देख रहे हैं लिखा है, तो समीकरण 4 व 5 से m1 की m2 के अपेक्षा, ठीक है, सापेक्ष उपेक्षा की जा सकती है। यानी m1 को हम क्या मान सकते हैं? नागण मान सकते हैं, क्योंकि m2 क्या है? बहुत छोटा है। तो इसमें जब समीकरण 4 में m1 को हम नागण मान लेंगे, ना के बराबर, मतलब m1 यानी a बहुत छोटा, एक पिंड इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, तो क्या करेंगे हम? m1 की क्या कर सकते हैं? उपेक्षा कर सकते हैं। यानी m1 को छोड़ सकते हैं। तो जब m1 को छोड़ देंगे तो समीकरण 4 आप देखेंगे क्या मिल जाएगा? b1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? देखिए b1 बराबर आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ m1 को छोड़ने के बाद तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे जब दोनों पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -m2 और यहाँ पे m2 कट जाएगा, -u1 मिल जाएगा। अब u2 तो आपका 0 है ही, यानी ये स्थिर है दूसरा, ठीक है, लेकिन बहुत भारी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? b1 बराबर क्या मिल जाएगा? -u1 मिल जाएगा। लेकिन ये कंडीशन आप समझ लीजिए कि a आपका इतना बड़ा है और b आपका इतना बड़ा, प्लस b आपका रेस्ट में है, यानी u2 बराबर क्या है? 0 है, गति नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। अब देखिए b2 क्या मिल जाएगा? समीकरण 5 से, तो b2 जब इसकी उपेक्षा करेंगे तो ये m को आप 0 मानेंगे तो ये पद 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे u2 0 है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा? b2 बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन हो गया। आप देखिए इधर, यदि मान लीजिए यही कंडीशन को आप उल्टा करके भी मान सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि m2 बहुत हल्का है और m1 क्या है? बहुत भारी है। m1 क्या है? बहुत भारी है। यदि पुनः स्थिर पिंड B गतिमान पिंड A की तुलना में काफी हल्का है, यानी ये हम मान लेंगे चौथा कंडीशन मान लेंगे। चौथा कंडीशन हम ये मान लेंगे कि क्या है आपका? चौथा कंडीशन ये बता रहा है आपका कि m2 इज लेस देन क्या है? m1। और साथ ही साथ यदि स्थिर पिंड B, अब B क्या है? स्थिर है, यानी ये क्या है? यहाँ पे u2 बराबर क्या है? 0 है, ठीक है ना। तो अब ये कंडीशन तो आप खुद ही निकाल सकते हैं कि कैसे होगा, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आप देखिए, देख लीजिए, आप बता लीजिए u2 जब 0 हो जाएगा और m1 को क्या मान लेंगे? ज्यादा मानेंगे, m2 को यहाँ नागण मानेंगे, तो मतलब b1 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? b1 बराबर आपको मिल जाएगा u1 की। u1 किसके बराबर मिल जाएगा? u1 के, समीकरण 4 से। यहाँ u2 0 है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। m को यहाँ नागण मान लेंगे, m2 को, तो m2 नागण यानी खत्म, तो m1 बटे m1 ये भी कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? u1 के b1 u1 के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए ये b2 वाला, b2 बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे याद आ लीजिए, इसको नागण मान लेंगे तो ये आपका कट जाएगा m से m2 नागण मानेंगे और u2 आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरा पद 0, ये पूरा पद 0। अब ये जब पूरा पद 0 होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? b2 बराबर मिल जाएगा 2u1 के। b2 बराबर किसके मिल जाएगा? 2u1 के। अर्थात जब एक भारी पिंड, ठीक है, विराम में स्थित एक हल्के पिंड से टकराता है तो टक्कर के बाद भारी पिंड के वेग में नागण परिवर्तन होता है, तथा दूसरे शब्दों में भारी पिंड लगभग अपने पूर्व के वेग से ही गतिमान रहता है, ठीक है, जबकि हल्का पिंड भारी पिंड की गति की दिशा में ही लगभग उसके 2 गुने वेग से गतिमान
हो जाता है। देखिए हल्का पिंड जो है वो भारी पिंड की दिशा में 2 गुने वेग से गतिमान होगा, ठीक। और ये जो आपका भारी पिंड था वो अपने पुराने ही वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो अब धन्यवाद, इसको आप लोग देखिएगा, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। शुभ दिन।